यूपीएसएससी का साक्षात्कार देने जा रहे एक गरीब और घायल छात्र को जब महिला टीटी ने ऐसी कोच से धक्के मारकर निकालना चाहा, तो छात्र के झोले से गिरी एक खून से सनी डायरी ने पूरी ट्रेन को रुला दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक वर्मा और वर्मा स्टोरीज में आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि दुनिया में नियमों और किताबों से बढ़ाकर अगर कुछ है तो वह है इंसानियत। ये कहानी है संघर्ष की, टूटते हुए सपनों की और एक ऐसे चमत्कार की जो बंद दरवाजों के पीछे घटित हुआ। महाराष्ट्र के एक छोटे से सूखे गांव नंदगांव में रहने वाले सूर्यकांत का जीवन किसी तपस्या से कम नहीं था। उसके पिता रघुनाथ एक साधारण किसान थे जिनकी जमीन कई साल पहले सूखे और कर्ज की भेंट चढ़ गई थी। अपने बेटे को पढ़ाने के लिए रघुनाथ ने पत्थर की खदानों में मजदूरी की, अपना खून पसीना एक किया और अंततः फेफड़ों की बीमारी से लड़ते हुए इस दुनिया को अलविदा कह गए। सूर्यकांत की मां मालती रात रात भर दूसरों के फटे कपड़े सिलकर अपने बेटे के लिए किताबों का इंतजाम करती थीं। सूर्यकांत ने भी अपने माता पिता के इस बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दिया। झोपड़ी में लालटेन की मध्यम रोशनी में पढ़ते हुए उसने देश की सबसे कठिन परीक्षा यूपीएसएससी की लिखित परीक्षा पास कर ली थी। अब बारी थी अंतिम पड़ाव की, दिल्ली में होने वाले साक्षात्कार की। सूर्यकांत के पास दिल्ली जाने के लिए केवल एक साधारण दर्जे का टिकट था और उसकी जेब में महज 800 रुपये बचे थे, जिनसे उसे दिल्ली में अपने रहने और खाने का इंतजाम करना था। जब वह रेलवे स्टेशन पहुंचा तो वहां पैर रखने की भी जगह नहीं थी। त्योहारों का समय था और साधारण डिब्बों में भेद्द बकरियों की तरह लोग ठूंसे हुए थे। जैसे ही दिल्ली जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आई, भीड़ का एक ऐसा रेला आया कि सूर्यकांत धक्का खाकर पटरी के किनारे गिर पड़ा। लोहे के एक नुकीले खंभे से उसका पैर बुरी तरह छिल गया और खून की धार बह निकली। लेकिन सूर्यकांत को अपने घाव से ज्यादा चिंता अपने उस झोले की थी जिसमें उसके असली दस्तावेज और उसकी मां के दिए हुए सूखे रोटियों के टुकड़े थे। ट्रेन ने सीटी बजा दी थी और वह धीरे धीरे रेंगने लगी थी। साधारण डिब्बे के दरवाजे अंदर से बंद हो चुके थे। कोई चारा न देख सूर्यकांत ने दौड़कर पास ही से गुजर रहे एक वातानुकूलित एसी प्रथम श्रेणी के डिब्बे का हैंडल पकड़ लिया और किसी तरह लड़खड़ाता हुआ अंदर घुस गया। ऐसी डिब्बे के अंदर का माहौल एकदम अलग था। वहां गुलाब की खुशबू वाला रूम फ्रेशनर महक रहा था और मखमली सीटों पर बैठे अमीर लोग शांति से अपनी यात्रा कर रहे थे। तभी पसीने, कीचड़ और खून से लथपथ सूर्यकांत को वहां हांफते हुए देखकर यात्रियों ने अपनी नाक सिकोड़ ली। अरे, ये भिखारी यहां अंदर कैसे आ गया? टीटी कहाँ है? हमारे महंगे टिकट लेने का क्या फायदा जब ऐसे लोग यहां घुस आते हैं? एक सूट पहने हुए व्यक्ति ने चिल्लाकर कहा। सूर्यकांत शर्म और दर्द से सिकुड़ गया। वह दरवाजे के पास ही जमीन पर बैठ गया और अपने फटे हुए गमछे से अपने पैर से बहते खून को रोकने की कोशिश करने लगा। तभी वहां उस डिब्बे की टिकट परीक्षक नंदिनी देशमुख आ पहुंची। नंदिनी एक बेहद कड़क, अनुशासन पसंद और सख्त मिजाज वाली महिला थीं। उनका मानना था कि रेलवे के नियम सबके लिए बराबर हैं। सूर्यकांत को जमीन पर बैठा देख उन्होंने अपनी भ्रिकुटी तानी और तेज आवाज में कहा, ऐ लड़के, उठो यहां से। ये फर्स्ट क्लास ऐसी है, तुम्हारे पिताजी की धर्मशाला नहीं। टिकट दिखाओ अपना। सूर्यकांत ने कांपते हाथों से अपनी जेब से वह मुड़ा तुड़ा साधारण दर्जे का टिकट निकालकर नंदिनी की ओर बढ़ा दिया। टिकट देखते ही नंदिनी का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। साधारण टिकट लेकर फर्स्ट क्लास में घुस आए? तुम्हें क्या लगा कोई तुम्हें देखेगा नहीं? अभी के अभी 4,000 रुपए का जुर्माना निकालो, वरना अगले स्टेशन पर तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी और जेल की हवा खानी पड़ेगी। सूर्यकांत के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने अपने हाथ जोड़ लिए और रुंधे हुए गले से कहा, मैडम जी, मुझ पर रहम कीजिए। मेरे पास कुल 800 रुपए हैं। मैं दिल्ली यूपीएसएससी का साक्षात्कार देने जा रहा हूं। बाहर भीड़ में गिर गया था, पैर कट गया और मेरी ट्रेन छूट रही थी, इसलिए मजबूरी में यहां चढ़ गया। मुझे बस दरवाजे के पास ऐसे ही जमीन पर बैठे रहने दीजिए, मैं किसी को परेशान नहीं करूंगा। लेकिन नंदिनी पिघलने वाली नहीं थी। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, मुझे यह झूठी कहानियां मत सुनाओ। रोज तुम जैसे 10 लोग मुझे ऐसी ही मजबूरी की कहानियां सुनाते हैं। पैसे नहीं हैं तो अगले स्टेशन पर चुपचाप नीचे उतर जाना। डिब्बे के बाकी अमीर यात्री भी नंदिनी का साथ देने लगे और सूर्यकांत का मजाक उड़ाने लगे।
देखने से तो मजदूर लगता है और बात आईएएस बनने की करता है। निकालिए इसे बाहर। इन तानों ने सूर्यकांत के सीने को छलनी कर दिया। वह अपनी जगह से उठने लगा, लेकिन कमजोरी और खून बह जाने के कारण उसका संतुलन बिगड़ गया और वह धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। उसके हाथ से उसका पुराना सूती झोला छिटक कर दूर जा गिरा। झोले के गिरते ही उसकी सिलाई खुल गई। अंदर से कुछ फटे हुए कपड़े, मां की दी हुई सूखी रोटियां, कुछ प्रमाण पत्र और एक पुरानी लाल रंग की डायरी बाहर निकलकर ऐसी डिब्बे के साफ सुथरे फर्श पर बिखर गई। नंदिनी ने गुस्से में उस डायरी को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया ताकि उसे वापस झोले में ठूंस कर सूर्यकांत को बाहर निकाल सके। लेकिन जैसे ही उन्होंने डायरी उठाई, उसमें से एक पुराना पीला पड़ चुका पन्ना खिसक कर उनके पैरों के पास गिर गया। उस पन्ने पर खून के कुछ सूखे हुए धब्बे थे। नंदिनी की नजर अनायास ही उस पन्ने पर लिखे शब्दों पर पड़ गई। वह पन्ना सूर्यकांत के पिता रघुनाथ का था, जो उन्होंने अपनी मौत से कुछ दिन पहले लिखा था। उसमें आधी टेढ़ी लिखावट में लिखा था, आज खदान में पत्थर तोड़ते हुए सीने में बहुत दर्द हुआ, खांसते हुए मुंह से खून आ गया। ठेकेदार ने आज की दिहाड़ी के 100 रुपए दिए हैं। आज मैंने और मालती ने खाना नहीं खाया। इन पैसों से मेरे सूर्यकांत की भूगोल की किताब आ जाएगी। मेरा शरीर अब साथ छोड़ रहा है, लेकिन मेरे बेटे की आंखों में जो कलेक्टर बनने का सपना है, उसे मैं मरने नहीं दूंगा। जिस दिन मेरा बेटा अफसर बनेगा, उस दिन मेरे फटे हुए जूतों और मेरे इस लहू का कर्ज उतर जाएगा। नंदिनी की नजरें उस पन्ने पर जम सी गईं। उनके हाथों की पकड़ ढीली पड़ गई। उन्होंने जल्दी से डायरी के कुछ और पन्ने पलटे। हर पन्ने पर सिर्फ एक पिता के बलिदान का हिसाब लिखा था। दवाइयों के पैसे बचाकर परीक्षा की फीस भरी, आज एक और वक्त का खाना छोड़ा, बेटे के लिए नया पेन खरीदा। नंदिनी की आंखें, जो कुछ देर पहले गुस्से से लाल थीं, अब आंसुओं से भर गई थीं। उन्होंने अपना सिर उठाकर जमीन पर पड़े उस लड़के को देखा, जिसके पैर से अब भी खून रिस रहा था और जो अपने दस्तावेज समेटने की कोशिश कर रहा था। नंदिनी को अपने ही पिता की याद आ गई, जिन्होंने रेलवे में एक छोटे से क्लर्क की नौकरी करते हुए अपनी बेटी को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए न जाने कितने कष्ट सहे थे। उनका सारा कड़कपन, सारे नियम और सारा अनुशासन उस पिता की डायरी के आगे मोम की तरह पिघल गया। पूरे डिब्बे में सन्नाटा छा गया था। जो लोग कुछ देर पहले सूर्यकांत पर हंस रहे थे, वे नंदिनी के चेहरे के बदलते भावों को देखकर खामोश हो गए थे। नंदिनी चुपचाप अपनी जगह से उठी और तेजी से अपने केबिन की तरफ गईं। कुछ ही पलों में वह वापस लौटी। उनके हाथ में रेलवे का फर्स्ट एड बॉक्स, प्राथमिक उपचार पेटी और उनकी अपनी पानी की बोतल थी। उन्होंने बिना किसी की परवाह किए अपने घुटनों के बल जमीन पर बैठकर सूर्यकांत के खून से सने पैर को साफ करना शुरू किया। सूर्यकांत घबरा गया। अरे मैडम, आप यह क्या कर रही हैं? आप मेरे पैर मत छुइए, मैं नीची जाति का हूं, मेरे कपड़े गंदे हैं। नंदिनी ने रुंधे गले से जवाब दिया। चुपचाप बैठे रहो। जो इंसान अपने पिता के खून पसीने को अपनी रगों में लेकर चलता है, उससे ज्यादा पवित्र इस दुनिया में कोई नहीं होता। उन्होंने बड़े ही जतन से सूर्यकांत के घाव पर पट्टी बांधी। फिर उन्होंने अपनी जेब से 4,000 रुपये निकाले और सूर्यकांत के साधारण टिकट के साथ नत्थी करके जुर्माने और टिकट अपग्रेड की रसीद काट दी। उन्होंने वह रसीद सूर्यकांत के हाथों में थमाते हुए कहा, यह तुम्हारा फर्स्ट क्लास एसी का टिकट है। तुम इस देश का भविष्य हो सूर्यकांत, और देश के भविष्य को जमीन पर बैठने का कोई हक नहीं है। यह देखकर डिब्बे के वे अमीर यात्री, जो उसे बाहर निकालने की जिद कर रहे थे, शर्म से पानी पानी हो गए। एक बुजुर्ग यात्री अपनी सीट से उठे और बोले, बेटा, हमें माफ कर देना। हम अपनी दौलत के नशे में यह भूल गए थे कि असली सोना तो भट्टी में तपकर ही निखरता है। मेरी सीट खाली है, तुम वहां आराम कर सकते हो। उस पूरी रात नंदिनी ने सूर्यकांत का एक मां की तरह ख्याल रखा। उसे अपने टिफिन से खाना खिलाया और उसे हौसला दिया। जब सुबह दिल्ली स्टेशन आया तो सूर्यकांत ने उतरने से पहले नंदिनी के पैर छूने के लिए हाथ आगे बढ़ाए। नंदिनी ने उसे रोकते हुए अपनी वर्दी की जेब से अपना लकी पेन निकाला और सूर्यकांत के हाथ में रख दिया। यह मेरा वो पेन है जिससे मैंने अपनी पहली परीक्षा पास की थी। आज यह तुम्हें दे रही हूं। जाओ और अपने पिता के फटे जूतों का कर्ज उतार दो। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरा। पूरे 2 साल बीत गए।
नंदिनी देशमुख अब पदोन्नत होकर उसी इलाके की चीफ टिकट इंस्पेक्टर बन चुकी थीं, जहां कभी उनकी मुलाकात सूर्यकांत से हुई थी। एक दिन नंदिनी अपने ऑफिस में फाइलों में उलझी हुई थीं, तभी स्टेशन मास्टर घबराते हुए अंदर आए। मैडम, जल्दी बाहर आइए। जिले के नए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम साहब स्टेशन के औचक निरीक्षण के लिए आए हैं। नंदिनी अपनी वर्दी ठीक करते हुए जल्दी से बाहर प्लेटफॉर्म पर पहुंची। सामने सफेद सरकारी गाड़ी खड़ी थी, जिसके ऊपर लाल बत्ती लगी थी। गाड़ी का दरवाजा खुला और उसमें से एक सूट बूट पहने हुए रौबदार अफसर बाहर निकले। जैसे ही अफसर ने पलट कर देखा, नंदिनी के कदम वहीं ठिठक गए। वह कोई और नहीं बल्कि सूर्यकांत था। उसका चेहरा अब आत्मविश्वास से दमक रहा था। सूर्यकांत के पीछे पीछे उसकी मां मालती भी गाड़ी से उतरी। सूर्यकांत सीधे चलते हुए नंदिनी के पास आया। स्टेशन का सारा स्टाफ सहमा हुआ था कि शायद डीएम साहब किसी को सस्पेंड करने वाले हैं, लेकिन सूर्यकांत ने अपनी पुलिस एस्कॉर्ट की परवाह के बिना सबके सामने झुककर नंदिनी के पैर छू लिए। सर, यह आप क्या कर रहे हैं? नंदिनी हड़बड़ा गईं। सूर्यकांत की आंखों में आज भी वही पुरानी नमी थी। उसने अपनी जेब से एक लिफाफा निकाला और नंदिनी के हाथों में रखते हुए बोला, दीदी, ये मेरे पहले महीने की तनख्वाह के 4,000 रुपये हैं। उस रात अगर आपने मुझे धक्के मारकर ट्रेन से उतार दिया होता तो आज यह सूर्यकांत इस मुकाम पर नहीं होता। आपने सिर्फ मेरा जुर्माना नहीं भरा था, आपने मेरे पिता के टूटते हुए सपने को बचाया था। सूर्यकांत की मां मालती ने रोते हुए नंदिनी के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, तूने मेरे बेटे को जो जीवन दान दिया है, उसका कर्ज हम 7 जन्म में भी नहीं चुका सकते। स्टेशन पर मौजूद हर इंसान की आंखें नम थीं। नंदिनी की आंखों से आंसू छलक पड़े थे, लेकिन यह आंसू आज गर्व के आंसू थे। दोस्तों, इंसानियत किसी वर्दी, किसी दर्जे या किसी नियम की मोहताज नहीं होती। जब हम किसी गिरते हुए इंसान को अपना हाथ देते हैं, तो हम सिर्फ उसकी मदद नहीं कर रहे होते, बल्कि हम समाज में एक नई उम्मीद का बीज बो रहे होते हैं। नंदिनी की उस एक रात की दया ने देश को एक ईमानदार और जमीनी हकीकत समझने वाला अवसर दे दिया। अगर आपको आज की यह कहानी पसंद आई हो और इसने आपके दिल के तारों को छुआ हो, तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर साझा करें, ताकि हम सब याद रख सकें कि छोटी सी दया किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। मैं विवेक वर्मा आपसे विदा लेता हूं। वर्मा स्टोरीज पर ऐसी ही और भी मर्मस्पर्शी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमेशा याद रखें, करुणा से बड़ा कोई धर्म नहीं। अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।